तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईएएस की प्रिपरेशन एक तरफ, मेंस लिखना एक तरफ, दोनों लाइक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं मानता हूँ कि किसी चीज़ को सबसे कम शब्दों में लिखने के लिए यू नीड वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। स्किल्स क्या चाहिए जो इतना मेहनत टास्क ऑफ राइटिंग मेंस है आपके सामने, व्हाट स्किल्स आर नीडेड? एक तो है कमांड ओवर लैंग्वेज, बिकॉज यू, और सेकंड चीज है कमांड ओवर नॉलेज, बिकॉज है कि द अटेम्प्टिंग द मेंस एग्जामिनेशन इटसेल्फ, ये एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन ही है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग कमांड ओवर लैंग्वेज एंड कमांड ओवर नॉलेज, ये डिफरेंट डायमेंशन है। तो जो कंट्रोल चाहिए आपका अपने मटेरियल के ऊपर, कि अगर आपको कभी नींद में भी उठ के कोई बोल दे कि अच्छा ये टॉपिक कहाँ पर है आपके मटेरियल में, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि अच्छा फलाना धिमकाना बुक में है, इस पेज नंबर पे यहाँ पे है। सो ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन आपके पास बहुत ही कंसाइज साइनॉप्टिक नोट्स होने चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि सिलेबस के काफ़ी पोर्शंस, काफ़ी टॉपिक्स आप मिस ही कर जाते हैं, उसके ऊपर आपके पास मटेरियल ही नहीं होता है। सो मेरा ये भी मानना है कि जो कमांड ओवर लैंग्वेज है, जो आपकी राइटिंग स्किल जो है, सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएटर लाती ही इन दो एग्जाम्स में है। अपना एसए में लाती है और जीएस 4 में लाती है। 25-25 मार्क्स का डिफरेंशिएटर आप इन दोनों मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, विच ये ट्रांसलेट्स इनटू 50 मार्क्स, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। Apart from the level of competition in UPSC IS exam, there are two things which make it a very tough exam to crack. The one is the gigantic syllabus, and the other thing is the pattern of the main examination. Hello, in this section, we will look at the skills required to crack the UPSC IS examination. इस एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, आई गेस ये तो काफी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। बट काफी जो नए एंट्रेंट होते हैं इस तैयारी में, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, कि जो एग्जाम एक्चुअल में कंडक्ट होता है उसकी नेचर क्या है। तो मेन एग्जामिनेशन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स स्प्रेड अक्रॉस 1 वीक। और इन 9 पेपरों में से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर जो होते हैं वो मेरिट वाले होते हैं, जिसके जिसके बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड होगा। तो जो ये 7 पेपर है, ईच पेपर इज ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक, मतलब मेंस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ा है, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इन दिस 7 into 3 इज इक्वल टू 21 आवर्स। ठीक है, एंड यू विल हैव टू राइट अप्रोक्सीमेट 26,000 to 27,000 words to complete this exam in these all 7 papers. और अगर आप इफ यू डू द मैथ कि भाई टोटल मार्क्स कितने हैं, एक एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, 7 into 250, लाइक यू कैन डू द मैथ्स, एंड जो चीज निकल के आएगी कि यू विल बी हैविंग 7 minutes फॉर अ 10 marker, एंड यू विल हैव टू राइट 150 words, एंड you have to do it for 250 marks per exam in 3 hours over 20 different topics, and that is just one exam. और एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, 9 से 12 और 2 से 5। तो यू कैन अपना आइडिया लगा सकते हैं कि जो टास्क है, द टास्क अहेड ऑफ यू ऑफ राइटिंग मेंस इटसेल्फ, एक तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आईएएस की प्रिपरेशन एक तरफ, मेंस लिखना एक तरफ, दोनों लाइक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी इज कि जो आप आंसर्स लिखेंगे दो शुड बी रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सेंट। हम ब्रीफली इन दो तीनों वर्ड्स का डिमांड देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। रेलेवेंट मीन्स कि आप कंटेक्स्ट ठीक समझें क्वेश्चन का, और उस कंटेक्स्ट के हिसाब से आप कंटेंट ठीक लिखें। मीनिंगफुलनेस क्या है कि दैट यू राइट orderly answers, the ideas should be orderly arranged, effective and exact expression होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि your answers should be structured। और succinct का क्या मतलब है? succinct का मतलब होता है कि writing as briefly as possible। और मैं मानता हूं कि किसी चीज को सबसे कम शब्दों में लिखने के लिए यू नीड वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। तो हमने देख लिया कि मेन एग्जाम क्या है।
नाउ वी विल लुक इनटू कि इसके लिए स्किल्स क्या चाहिए, जो इतना मेमथ टास्क ऑफ राइटिंग मेंस आपके सामने, व्हाट स्किल्स आर नीडेड। कि तीन तरीके की स्किल्स चाहिए इसमें। एक तो है कमांड ओवर लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव टू गिव दिस एग्जाम इन अ रिटन लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड चीज है कमांड ओवर नॉलेज, बिकॉज आपने एक 3 घंटे में 3 घंटे के एक एग्जाम में अराउंड 4000 वर्ड्स लिखने हैं ऑन डिफरेंट टॉप डिफरेंट 20 डिफरेंट टॉपिक्स लिखने हैं, एंड दैट टू इन जस्ट 3 आवर्स। तो यू शुड हैव लाइक स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लैंग्वेज। ये आपका सेकंड हो गया। और थर्ड है कि द अटेम्प्टिंग द मेंस एग्जामिनेशन इटसेल्फ, ये एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन ही है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग कमांड ओवर लैंग्वेज एंड कमांड ओवर नॉलेज, ये डिफरेंट डायमेंशन है। तो जो ये ड्रिल है कि जो है आप 7 मिनट्स में 150 वर्ड लिखेंगे, विच केटर टू 10 मार्कर, 15 मार्कर या 20 मार्कर को आप उस हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एंड ये चीज आपको लाइक एक दिन में 6 घंटे तक करनी है। लाइक सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। सो दिस ड्रिल इज दिस ड्रिल शुड बी डन स्पेसिफिकली बिटवीन प्रीलिम्स का एग्जाम एंड मेंस का एग्जामिनेशन। बट द अदर टू स्किल्स जो यहाँ पर है, द कमांड ओवर लैंग्वेज एंड कमांड ओवर नॉलेज, दीज आर लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल एक्वायरिंग ऑफ स्किल्स। ये इसको टाइम लगेगा आपका। तो जैसे आप 3 से 4 साल इस प्रेपरेशन को देंगे, तो ये पैंड आउट रहेगा। ये जो स्किल्स हैं आपको 1 या 2 दिन या 2 महीने में नहीं आ सकती। इट्स अ ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस। तो लेट्स लुक एट हाउ टू गो अबाउट जस्टिफाइंग और डेवलपिंग कमांड ओवर नॉलेज। कमांड ओवर नॉलेज जो है आपका, दिस विल कम थ्रू योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आपको जो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन यू कम अक्रॉस, यू हैव टू प्रोसेस इट एंड मैनेज इट अकॉर्डिंगली। इसके दो पहलू रहेंगे। एक तो आपका होगा जो स्टडी मटेरियल है। आपके स्टडी मटेरियल बहुत कुछ हो सकता है इसमें। कोचिंग नोट्स भी हो सकते हैं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए, आप एनसीईआरटी बुक्स हो सकती हैं, और अदर ऑनलाइन मटेरियल और अदर टेक्स्ट बुक्स विच यू विल गो थ्रू while preparing for this exam। और दूसरा है जो आपके नोट्स हैं, जो आप स्टडी मटेरियल से अपने नोट्स बनाएंगे। तो आपने अपना जो मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, वो भी ऑर्गेनाइज करना है। आपने जो आपके नोट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज करने हैं। हम देखेंगे कि आपने अपना स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो व्हाट दिस इसको मैं इंडेक्सिंग बोलता हूँ। जैसे कुछ भी आप किताब खोलते हैं ना, सामने उसके इन टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, इंडेक्स होता है। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज होल योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। लाइक जो सिलेबस मैपिंग करनी है आपने, जैसे जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, वैसे वैसे आपने सारा आपका जो एक्चुअल स्टडी मटेरियल है उस हिसाब से अलाइन करना है। और आपको मतलब इतना कंट्रोल चाहिए आपका अपने मटेरियल के ऊपर, कि अगर आपको कभी नींद में भी उठ के कोई बोल दे कि अच्छा ये टॉपिक कहाँ पर है आपके मटेरियल में, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि अच्छा फलाना ढिमकाना बुक में है, इस पेज नंबर पे यहाँ पे है। सो दैट कि आपको कभी भी रिवाइज करना है, जब कभी भी यू हैव टू गो बैक टू पर्टिकुलर टॉपिक, आपको पता है कहाँ जाना है, और एटलीस्ट आपको पता भी हो अच्छा है आपके पास वो मटेरियल कवर्ड है कि नहीं है। काफी बार क्या होता है कि सिलेबस के काफी पोर्शंस, काफी टॉपिक्स आप मिस ही कर जाते हैं, उसके ऊपर आपके पास मटेरियल ही नहीं होता है। तो जो ये एक्सरसाइज है, एक तो आपका टोटल कवरेज हो जाएगी सिलेबस की, और ऊपर से मैपिंग आपके जहन में होगा कि कोई चीज कौन सी चीज कहाँ पर है। ये तो हो गया how to organize your material. And now we'll come to the most important part in this section of command over knowledge, is organizing your own notes, your own handwritten notes। तो जो ये नोट्स होंगे, तो इसमें और आपके स्टडी मटेरियल जो एक्चुअल मटेरियल है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसमें यू वोंट गो इनटू डिस्क्रिप्शन एट ऑल। इसमें व्याख्याएं नहीं लिखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। काफी लोग अंडरलाइन करते हैं ना अपना स्टडी मटेरियल, वो अंडरलाइन पोर्शन भी एज इट इज उठा के नहीं लाना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक दीज नोट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड। काफी स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ेंगे और इन नोट्स का मेन फोकस क्या होगा, व्हाट यू वांट टू इनकलकेट इन दीज नोट्स इज कॉन्सेप्ट्स, interlinkages between various topics, and सपोर्टिंग रिपोर्ट्स टू लाइक जो आपको सब्सटेंशिएशन चाहिए होगी आपके, जब आपने आंसर्स लिखेंगे उनके लिए एक सपोर्टिंग डाटा चाहिए रहता है। तो इस सारी चीज को आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में
उतारना है अपने हैंड रिटन नोट्स में। हाउ टू ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाते कहते हैं, इसको बोलते हैं टाइपोलॉजी बिल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। मतलब कोलोकियल या सिंपल टर्म्स में आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में बनाना है। बट स्टिल लाइक आई वुड लाइक टू डिवेल अ बिट ऑन कि टाइपोलॉजी बिल्डिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की टाइप्स होती हैं, कोई भी जो चीजें पैटर्न रिकग्निशन को जब रिकग्नाइज करते हैं पैटर्न्स को, उनको फिर आप टाइप्स में बांटते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी टाइप्स ऑफ रेनफॉल, okay, there can be types of grasslands or type of forests, or there can be types of democracy, ठीक है, there can be different types of governments। तो हर चीज की वो टाइपोलॉजी बन जाती है। अच्छा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या सवन्ना ग्रासलैंड्स है, या अदर साउथ अमेरिकन सॉर्ट्स ऑफ ग्रासलैंड्स है। सो दिस इज द टाइपोलॉजी बिल्डिंग। एंड इसकी और एग्जांपल और एंड काफी बार तो आपको क्या होगा कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसी में टाइपोलॉजी मिल जाएगी, हेडिंग सब हेडिंग्स मिला होता है। बट काफी बार ये भी होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन, बिकॉज आप इतनी प्रोसेस कर रहे हैं, आपको और पैटर्न भी खुद भी दिख रहे हैं जब आप इंटरलिंकेजेस बना रहे हो या और चीजें कर रहे हो। तो इफ यू गो इनटू दिस प्रोसेस ऑफ टाइपोलॉजी बिल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, इट इज इनहेरेंटली वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। बहुत बड़े दिग्गज जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जिंदगी में क्या किया होता है, सिर्फ ये टाइपोलॉजी ही बनाई होती है, different types of rainfalls or different types of demographics. So if you take that exercise on your notes, so that will enhance your hold over knowledge very much. तो और इसमें जैसे मैंने बोला था कि जब स्ट्रक्चर्ड जो नोट्स बनाने हैं, यू इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाना है। आपने जैसे स्ट्रक्चर सा बनाया उसके हेडिंग सब हेडिंग वगैरह में, उसमें यू कैन ऐड कीवर्ड्स कि जब जिसमें व्याख्याएं होती हैं, तो रादर देन गोइंग फॉर द डिस्क्रिप्शन, एक कीवर्ड रहेगा उसमें, जो टेक्निकल वर्ड होता है वो रहेगा। आप वो चीज जरूर अपने नोट्स में इनकलकेट कीजिए, ठीक है। एंड इसमें आप, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव नोट्स, आप इसमें फ्लो चार्ट्स, फ्लोज बनाइए कि वन थिंग लीडिंग टू अनदर, जैसे एरोज कर करके हम बनाते होते हैं। यू कैन आल्सो इंक्लूड डायग्राम्स इनटू इट। तो जो ये आपके नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कभी भी इसको ऐसे मत लेना कि भाई इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। योर नोट्स विल बी अलाइंड एंड रीअलाइंड मल्टीपल ऑफ टाइम्स, बिकॉज इसमें जो इंटरलिंकेजेस आप बना रहे हैं, ये एक दौर में तो नहीं आता। इट्स अ लाइक कॉम्युलेटिव प्रोसेस होता है। आप एक चीज पढ़ेंगे, कुछ इंटरलिंकेज बनेगी, आप कुछ और चीज पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी पे कुछ पढ़ेंगे, कुछ इंटरलिंकेज बनी है आपकी इंडिया के बारे में। आपने एक पॉलिटिकल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी पे कुछ पढ़ा, तो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग और इंटरलिंकेज बनी इंडिया के बारे में। तो दिस विल बी अ यू नो इवॉल्विंग प्रोसेस। आप बार बार मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ नोट्स करते जाएंगे, और जो अपना लार्जर पिक्चर बननी है, एंड जो सिंकिंग विद सिलेबस है, सो दैट विल सॉर्ट ऑफ डिमांड कि आप जो जो नोट्स हैं आपके, हमेशा इट विल बी इवॉल्विंग। और वैसे भी जो नोट्स हैं, जब मल्टीपल रिविजन थ्रू आप आइटरेशन में जाएंगे, तो दिस एग्जाम इज आइटरेटिव, आपको काफी रिविजन करनी पड़ती हैं। उसमें आपकी नॉलेज और क्रिस्टलाइज होती जाएगी, और आपका जो वो है जो नोट्स हैं, जो जो क्रक्स है, ठीक है ना, वो और कॉम्पैक्ट होता जाएगा। और आपका गोल भी यही होना चाहिए, बिकॉज ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन आपके पास बहुत ही कंसाइज साइनॉप्टिक नोट्स होने चाहिए। और वो नोट एक बार में नहीं बनेंगे, डिफरेंट आइटरेशंस के थ्रू निकल के बनेंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्किल जो हमें इस एग्जाम के लिए चाहिए। दिस इज कमांड ओवर लैंग्वेज। कमांड ओवर लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए? बिकॉज द टेस्ट ऑफ दिस एग्जाम इज इन द रिटन लैंग्वेज, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू राइट मीनिंगफुली इन द एग्जाम। राइटिंग मीनिंगफुली का क्या मतलब है? दैट योर आइडियाज शुड बी अरेंज इन ऑर्डरली फैशन। इसका मतलब क्या है कि आप एक पैराग्राफ में एक आइडिया लिखेंगे, और नेक्स्ट पैरा मतलब जो दूसरा आइडिया, यू विल चेंज द पैराग्राफ। लाइक हर पैराग्राफ में एक आइडिया करेंगे। दैट्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, एंड इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट कम्युनिकेशन आपको करना है इसमें, सो दैट जो एग्जामिनर को लेजिबल हो जो आपने आर्गुमेंट प्रेजेंट की है। तो दिस रिक्वायर्स यू टू राइट स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। और स्ट्रक्चर्ड आंसर्स क्या होते हैं? जिसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, अपना इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, और कंक्लूजन है, उसको स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बोलते हैं, राइट। तो हाउ टू गो अबाउट एक्वायरिंग दीज स्किल्स, कमांड ओवर लैंग्वेज कैसे करना है? तो लाइक व्हेन यू
have to learn about how to write well. The first step towards it is the reading. जो रीडिंग है वही आपको राइटिंग का अंदाजा भी देगी. तो इसमें जब हमने रीड करना है, so you have to rely on quality texts. क्वालिटी टेक्स्ट इसमें हम क्या गिनेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो न्यूज़पेपर्स हो गए, आपकी एनसीईआरटीज होगी और आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होगी, तो दोज कॉन्स्टिट्यूट क्वालिटी टेक्स्ट. तो आप जब वहां पे क्वालिटी टेक्स्ट, जब एक अच्छे से वेल रिटन आर्टिकल पढ़ेंगे, तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें सारा कुछ बहुत ऑर्डरली होता है. हर आर्टिकल में एक इंट्रोडक्शन भी होती है, हर आर्टिकल का एक कंक्लूजन भी होता है, और उसकी जो बॉडी होती है उसके आइडियाज बहुत ऑर्डरली वे में फैशन होते हैं. आप देख भले इस चीज को आप परख भी सकते हैं. पिक अप योर न्यूज़पेपर, उसमें जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप देख लेंगे, जो बॉडी होगी, एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस होगा एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे ऑर्डरली जा रहा होगा. तो इससे आप सबकॉन्शियसली यू आर लर्निंग हाउ टू राइट एज वेल. सैडली जो कोचिंग मटेरियल है वो इतना अच्छा लिखा नहीं होता, वो थोड़ा सब स्टैंडर्ड होता है, ज्यादातर उसमें बुलेट पॉइंट्स में होता है. तो यू वोंट बी एबल टू लर्न टू राइट अ स्ट्रक्चर्ड आंसर फ्रॉम कोचिंग मटेरियल इटसेल्फ. आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बट आप लर्न टू राइट इतना अच्छे से नहीं करेंगे. तो काफी जो एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु स्किप द न्यूज़पेपर और दे आर गोइंग फॉर द मंथली और वीकली मैगजीन्स ऑफ ऑन करंट अफेयर्स, एंड मतलब वो थोड़ा इसमें लॉस में रहेंगे. तो जो उनका, बिकॉज रीडिंग क्वालिटी टेक्स्ट है ऑन द रेगुलर बेसिस, दे आर गोइंग टू मिस आउट ऑन दैट. नाउ लेट्स कम टू राइटिंग, कि हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग. तो दिस स्किल, द राइटिंग स्किल, ये ग्रेजुअल है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक अपना थ्रू आउट योर प्रेपरेशन. ऐसे नहीं कि आप एंड में एकदम अच्छा लिखना, जा वेल एक्सप्रेस्ड जो है आंसर्स आप लिखना शुरू कर देंगे. तो यू हैव टू स्टार्ट इट राइट अवे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेपरेशन. तो हाउ टू गो अबाउट इट? सो इसके तरीके हैं कुछ. आप समराइज करना शुरू करें. एंड फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ आर्टिकल पढ़ा, कुछ पॉइंट्स है, सो ट्राई टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. मे बी 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 80 वर्ड्स, जो भी पॉइंट्स आपको दिमाग में चमक रहे हैं, जस्ट ट्राई टू राइट इट इन कोहेरेंट लैंग्वेज. प्रेसी राइटिंग है. प्रेसी राइटिंग इज आल्सो समराइजिंग ओनली, बट जो भी चीज है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 वर्ड पढ़ा है, उसको कंप्रेस करके आप 125 वर्ड में, 150 वर्ड में लिख देंगे, जिसमें जिस्ट होएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, वो चीजें होती हैं. एंड राइटिंग एसेज, जो आप एसेज है, एसे में आपकी सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल ही आपका टेस्ट होता है. आप जब एक मेन एग्जाम में उसका पोर्शन भी पढ़ेंगे ना सिलेबस में, कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ एसे, दिस इज ऑल योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ओनली दैट दे आर टेस्टिंग. तो आप जो एसेज हैं, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए. एसेज आपने 10th क्लास में भी लिखे हैं, 12th में भी लिखे हैं, मे बी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन भी आपने हो सकता है लिखे हो. तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसेज राइट अवे. डोंट वेट कि मैं बहुत सारा पढ़ लूंगा, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट होगा, उसके बाद आई स्टार्ट राइटिंग एसेज. एसेज क्या है? कुछ भी आपके, जो भी आपके आइडियाज हैं, यू हैव टू प्रेजेंट देम इन ऑर्डरली फैशन. दैट्स इट. ऐसे में वही चाहिए. एंड यू शुड आल्सो प्रैक्टिस GS4 राइट अवे. स्टार्टिंग से ही आप उसका सिलेबस पढ़ें, उसकी केस स्टडीज देखें, एंड उसमें यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग आंसर, बिकॉज थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है वो. और एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग अगर आप करना सीख गए, तो आपका कमांड ओवर लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा. और मेरा ये भी मानना है कि जो कमांड ओवर लैंग्वेज है, जो आपकी राइटिंग स्किल जो है, सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएटर लाती ही इन दो एग्जाम्स में है. अपना एसए में लाती है और GS4 में लाते हैं. 25-25 मार्क्स का डिफरेंशिएटर आप इन दोनों मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, विच ट्रांसलेट्स इनटू 50 मार्क्स, विच इज क्वाइट ह्यूज. तो एंड आल्सो आज पिछले 4-5 साल से ऐसे में एक जो टॉपिक है, कंपलसरी आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे लिखना होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो है, सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. इट्स नॉट इजी, इट डजंट कम नेचुरली. आप जो टॉपिकल एसेज होते हैं, वो तो आप जैसे जीएस के आंसर टाइप्स लिख देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस. और एब्स्ट्रैक्ट राइट करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखने के लिए, GS4 का जो सिलेबस है, GS4 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज वुड बी ऑफ वेरी इमेंस हेल्प टू यू. तो इस के दौरान आपकी राइटिंग तो प्रैक्टिस हो ही रही है, यू आर बिकमिंग अ गुड राइटर. साथ के साथ आपका GS और GS अपना एसए और GS4 भी कवर हो रहा है. ओके.
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं कि आंसर राइटिंग, तो हाउ टू गो अबाउट आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसका जो मोटिव है, व्हाई आर यू गोइंग अबाउट आंसर राइटिंग। एक तो है, एक तो हो सकता है कि टू इम्प्रूव स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर नॉलेज और इंटरलिंकेजेस बनाने में, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एनालाइज करेंगे, इट विल हेल्प यू इन दैट। एंड द सेकंड इज टू इम्प्रूव कमांड ओवर लैंग्वेज। ऑफ कोर्स आपका स्ट्रक्चर, आपके आंसर का स्ट्रक्चर बेटर करने को वो प्रैक्टिस होगी। और इस चीज को आप डिफरेंशिएट करें एग्जाम रेप्लीकेशन से। ठीक है, जो एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, जो एग्जाम में आपको दिन में 6 घंटे लिखने का जो एक्सपीरियंस लेना है, उससे जरूर डिफरेंशिएट करें। जो आप डेली बेसिस में कभी आपने 5 आंसर लिख लिए, 6 आंसर लिख लिए, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज। वो आपकी आपके नोट्स अच्छे बना रही है, उस वो वाली जो एक्सरसाइज है, और आपकी लैंग्वेज अच्छी बना रही है। बट जो आपने करना है, बहुत जरूरी करना है, वो है एग्जाम रेप्लीकेशन। बिकॉज वास्ट मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स अपना पहला जो है, जो एग्जाम रेप्लीकेशन है, मतलब वो टेस्ट ही मेंस में करती है। एंड देन दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक एकदम जैसे बॉम्ब शेल टाइप्स हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। एंड तो अगले 1 साल उनका खराब हो जाता है इस कारण। दे हैव टू लाइक, उनको तब समझ आता है कि हमें क्या क्या चीजें इसके लिए equip अपने आप को करना था। तो एक आंसर राइटिंग, आप उस चीज को अलग निकाल के रखें जो आपको एग्जाम रेप्लीकेशन करनी है। एंड दिस द टाइम पीरियड फॉर दिस इज आफ्टर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो टाइम होता है, उसमें हम अजम्पशंस क्या लेके चल रहे हैं कि आप इस टाइम के आपका कमांड ओवर नॉलेज आपने बना लिया है, आपने कमांड ओवर लैंग्वेज बना लिया है। नाउ यू आर रेप्लीकेटिंग एग्जाम सिचुएशन, एग्जाम सिनारियो। आप जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो उन पे एनरोल कीजिए। उसमें मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज में फ्लेक्सिबल होता है कि जब मर्जी आप टेस्ट दो। तो व्हाट आई रिकमेंड यू इज कि आप सुबह शाम टेस्ट दीजिए। एक दिन में 2 टेस्ट दीजिए, 9 से 12 और 2 से 5। एंड देखिए कि भाई रिगर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है। इफ यू आर एबल टू डू इट बिफोर मेंस इटसेल्फ, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको कितना बड़ा रियलिटी चेक होगा, एंड आप कितने वेल प्रिपेयर्ड होंगे टू गिव द एक्चुअल एग्जाम। तो व्हाट इट विल हेल्प यू डूइंग इज कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा ड्यूरिंग द एग्जाम, राइटिंग द एग्जाम, कि आपको मैनेज कैसे करने हैं वो 20 या 25 क्वेश्चन 3 घंटे में 4000 वर्ड्स लिखने हैं आपको। इट विल हेल्प यू इन ऑप्टिमाइजिंग योर परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रॉड 3 स्किल्स जो हैं आपको चाहिए टू क्रैक एग्जामिनेशन। ये जो 3 स्किल्स हैं आपको ईव ऑफ मेंस की मेंस एग्जामिनेशन में चाहिए रहेंगी। वो क्या है? कमांड ओवर नॉलेज, कमांड ओवर योर लैंग्वेज, एंड हाउ टू हैंडल राइटिंग मेंस। जो एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, मतलब ऑफ 21 आवर्स, 26,000 to 27 वर्ड्स, हाउ टू डू अबाउट दैट। हम एक और वीडियो लेके आएंगे टू एक और सम मोर स्किल्स, कि भाई हाउ टू अक्वायर द स्किल्स। दीज 3 स्किल्स जो अभी इस वीडियो में मेंशन हुई हैं, उनको हम मेटा स्किल्स बोलेंगे। ये मेटा स्किल्स क्या है? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट and focus and motivation. How to like keep yourself focused and motivated, and how to go about time and management on the over the extended period of 3 to 4 years, which would be the duration of your preparation. तो वो कैसे करना है, right? Okay, I hope this video would be adding some value to you. आपका जो preparation है थोड़ा better orient करेंगे, and I hope it saves you like years of time.